ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में क्या चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको आपने पढ़ा था। आज हम लोग बात कर रहे हैं निरक्षीय। ठीक है, निरक्षीय कहने का मतलब क्या है, जिसमें वो उसके अक्ष पर ना हो। जैसे ये द्विध्रुव है, इसके इस लाइन में कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो हम चाहें तो किसी भी पॉइंट के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉइंट में ना बात करके आपके जो कोर्स में है वो क्या है, आपका यहाँ पे गलत हो गया था। वहाँ पे क्या है आपका, ठीक द्विध्रुव के बीच के बिंदु के ठीक ऊपर अगर कोई बिंदु P हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकलेगी, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार निकलेगी, यही आपका है अक्षीय निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। मानिए यहाँ पर एक आपका ये आपका आवेश है और ये आपका प्लस क्यू आवेश, ये आपका मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, ये आपका मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है। ये इसके थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं जिससे आपको और स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक, देखिए यहाँ पे अब ये क्या है, ये हम बना लेते हैं ऐसे। दो आवेश हैं, एक आपका Q1 है, एक आपका Q2 है। ठीक है, एक आपका क्या है Q1 है और एक आपका क्या है Q2 है। ठीक, उसके ठीक बीच के बिंदु पर, इसका ठीक बीच का बिंदु मान लीजिए O है और यहाँ से यहाँ तक की आपकी लंबाई पता L है, यहाँ से यहाँ तक आपकी लंबाई पता L है। इसके ठीक बीच की बिंदु पर कहीं एकदम लंबवत P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक आपका अगर प्लस Q होगा तो दूसरा आपका क्या होगा, माइनस Q होगा। इससे इसकी सीधी दूरी अगर हम बताएं तो ये आपका, हम इसकी दूरी को मान लीजिए R मान लेते हैं। अगर ये R है तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर ये R है, ये L है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसी तरह आप इस बिंदु पर आइए, इसकी भी दूरी तो वही होगी, इसकी भी दूरी कोई बदल थोड़ा हो जाएगी, इसकी भी दूरी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर के ही बराबर होगी। ठीक, होगी कि नहीं होगी। अब प्लस के कारण ध्यान से समझिएगा जो बात आपको बताया जा रहा है। ठीक है, और मान लीजिए इनके बीच का जो कोण है वो थीटा है, इनके बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब इसके कारण एक वैद्युत बल, एक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 ऐसे निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्यों निकलेगी, प्लस से जो E होता है दूर जाता है। और यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम होगी और यहाँ से E1 जो होगा नीचे की ओर आएगा, यहाँ से जो E2 होगा वो कहाँ आएगा, नीचे की ओर, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से बाहर की ओर निकलती है और माइनस में बाहर से अंदर की ओर आती है। ये आपका दिशा हो गया। अगर हम इसके समांतर एक लाइन यहाँ पे खींच दें तो यह कोण भी थीटा होगा और यह कोण भी थीटा होगा। अब इस फिगर को अगर हम यहीं पे बनाएंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूज़न पैदा होगा और इसको आप समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। ठीक, यहाँ पर आपका क्या है, एक ऐसे हमने लिया वाला इस इतने हिस्से को ध्यान से देखिए, इतने हिस्से को। ठीक, यहाँ पर हमने ऐसे E1 बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है, E1 क्या बना हुआ है, E1। इसके साथ ये थीटा है। ठीक, इस E1 थीटा का अगर थीटा बना तो ये चूँकि क्या है, सदिश है, तो E1 पूरी तरह से काम करेगा नहीं, E1 का कुछ प्रोडक्ट इस पर काम करेगा। उसका कंपोनेंट क्या होगा बेटा, E1 cos थीटा। क्या होगा, E1 cos थीटा। और इसके लंबवत एक और काम करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, E1 sin थीटा। होगी कि नहीं होगी, होगी ना। अब आइए इसी, देखिए यही रेखा है और इस पे नीचे की तरफ एक आ रही बिंदु E2, क्या आ रही है, E2। इस पे भी आपका एंगल क्या है बेटा, थीटा ही है। इस पे भी एंगल आपका क्या है, थीटा ही है। तो थीटा होने के कारण एंगल इस E2 के कारण भी इस पर एक इफेक्ट दिखेगा। E1 के कारण E1 cos थीटा हुआ, E2 के कारण देखिए जो भी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो भी आपका वेक्टर होता है, जो भी थीटा आपका होगा उस थीटा के साथ वाला ही
जो होगा कॉस प्रोडक्ट होता है। तो थीटा के साथ वाला यही लाइन है, तो इस पर एक और ई काम करेगा, उसका नाम क्या होगा बेटा, E2 cos थीटा। क्या होगा, E2 cos थीटा। अब इसी तरह जैसे ऊपर की तरफ हुआ इसी तरह इसका नीचे एक प्रोडक्ट बनेगा, वेक्टर प्रोडक्ट, जिसका नाम क्या होगा, E2 sin थीटा। क्या नाम होगा, E2 sin थीटा। अब चलिए E1 की वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर एक फार्मूला होता है। तो Q तो है, लेकिन R यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, अब इसका आप स्क्वायर करोगे तो सिर्फ रूट हट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसी तरह जब आप E2 निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में क्या होगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दोनों से देखा गया, इन दोनों को हमने देखा तो हमें क्या मिला कि जो E1 है और जो E2 है वो आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूडली दोनों क्या है, आपस में बराबर है। इस फिगर को आप समझ पा रहे होंगे, मैग्नीट्यूडली क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब बराबर होने के कारण समझिए, देखिए E1 साइन थीटा ऊपर की ओर काम कर रहा है, E2 साइन थीटा नीचे की ओर काम कर रहा है। मतलब देखा जाए तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो E1 साइन थीटा भी बराबर होगा और E2 साइन थीटा भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, दोनों तरफ साइन लगा दिया, बस दोनों बराबर होगा कि नहीं। अगर E1 और E2 बराबर है, इस फॉर्मूले से देखिए 4 पाई आवेश और ये आपका दूरी, तो ये दोनों बराबर है। चूँकि दोनों का दिशा आपस में बराबर है, मतलब एक की दिशा ऊपर है, एक की दिशा नीचे है, तो दोनों एक दूसरे की ताकत को क्या ख़त्म कर देंगे। जैसे समझिए कि हम 10 के ताकत से कोई चीज़ ले जा रहे हैं और वही आदमी 10 की ताकत से पीछे खींच ले रहा है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, 0। मतलब इस P बिंदु पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का कोई इफेक्ट नहीं है, तो बताइए कोई इफेक्ट है, बिल्कुल नहीं है। तो जब कोई इफेक्ट नहीं है तो जो इस पर जो इफेक्टिव ई काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इसके कारण आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आ रहा है, इसके कारण आ रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, E1 cos थीटा प्लस E2, दोनों का दिशा क्या बेटा, बराबर है, इसीलिए दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस हो गया। चूँकि दोनों की वैल्यू आप देख रहे हैं बराबर है, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखिए E1 E2 आपस में क्या है, बराबर है, तो सीधे लिख देते हैं 2E1 cos थीटा। 2E1 क्यों लिखा कि E1 को आप चाहो तो देखिए नहीं समझ पाए, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो E1 को E1 cos थीटा तो रहेगा ही रहेगा, और E2 बदल जाएगा बेटा E1 में, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है, तो इससे क्या हो जाएगा 2E1 cos थीटा हो जाएगा। तो जो हमारा E मिल रहा है हमें, जो हमें E हमारा मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 2E1 cos थीटा। फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है, इस बिंदु का जो सबसे ये फिगर है इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका हो गया E बराबर 2E1 cos थीटा, ठीक है। 2E1 cos थीटा आपको मिल चुका है, मिला है कि नहीं मिला है, बोलो, मिल चुका है। तो इसको आप अगर ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, इसको अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो चलिए वैल्यू रखिए 1/4 पाई को हम K मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, यहाँ पे मान लेते हैं K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे क्या होगा, लिखना थोड़ा सा कम हो जाएगा और कुछ नहीं, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 2K Q अपॉन में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब ये हमारा काम ये है कि यहाँ से कॉस थीटा को हटाना है। अब इस फिगर को देखो ध्यान से, इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम देते हैं A B और ये P है, ये O है। तो अब हम बात करें तो इन ट्रायंगल APO में कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, बेस अपॉन हाइपोथेनस, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है,
आधार आपका यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू एल है और कड़ आपका ये है, तो मतलब कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी, आधार है एल और कड़ कितना है आपका √L² प्लस R²। हम चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे हम इसको ऐसे लिखें, क्या फ़र्क पड़ेगा बेटा, L/में रूट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L² प्लस R² के पावर 1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। लिख सकते हैं ना। तो पहले इतना समझ लीजिएगा कि अब हम इसको इरेज करेंगे। फिर से समझा रहे हैं कि क्यू के कारण जो होगा E1 बाहर की ओर जाता है, इसलिए E1 का डायरेक्शन बाहर है। क्यू के माइनस क्यू के कारण E2 है तो वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक, अब इसके दो कंपोनेंट टूटे, E1 को इस ऊपर वाले के दो कंपोनेंट टूटे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। इसी तरह इसके दो कंपोनेंट टूटे, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा। दोनों के E1 और E2 हमारे क्या है, कैलकुलेट फार्मूला वैल्यू पुट करके देखें तो सिंपल थे, इसलिए E1 E2 बराबर है तो E1 sin थीटा भी बराबर होंगे। मतलब इन दोनों का जो इफेक्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। देख लीजिए कैसे मिलेगा, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं हम चाहें तो E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा कितना आया बेटा, आपस में 0 आ गया। मतलब इन दोनों के कारण जो इफेक्ट आपको मिल रहा है वो कितना मिल रहा है बेटा, 0 मिल रहा है। फिर हमने बताया कि जो भी ई हमारा काम कर रहा है वो कॉस प्रोडक्ट के कारण काम कर रहा है। E1 और E2 बराबर थे तो हमने E2 की जगह E1 रख दिया, जोड़ा तो कितना आ गया बेटा 2E1 cos थीटा आ गया। सारा वैल्यू रख दिया हमने cos थीटा को निकाले। अब हमको कर रखना क्या है कि ये जो वैल्यू हमने निकाला है, ये जो ई की वैल्यू हमने निकाला है, इसको हम इक्वेशन स्टार मान ले रहे हैं, इसको हम इक्वेशन स्टार मान रहे हैं और इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, या इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, ई की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इरेज, मैंने बोला था कि आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आपका क्या है बेटा, ई आपका है 2k/L² प्लस R²। अगर हम चाहें तो इसको ब्रैकेट लगा के पावर में 1 तो लिख ही सकते हैं, मतलब तो कुछ है नहीं, पावर 1 लिखे चाहे कुछ भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। cos थीटा की वैल्यू आपके पास पहले समझिए, cos थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला, L/L² प्लस R² के पावर 1/2। तो हमने यहाँ लिख दिया L/में L² प्लस R² के पावर 1/2। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है तो इनके पावर आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। जैसे देखिए x के पावर 2 इंटू x के पावर 3 अगर लिखा होता है तो हम क्या लिखते हैं, x के पावर 2 + 3 5 लिखते हैं। तो उसी तरह इनके पावर्स आपस में जुड़ जाएंगे। तो पावर जुड़िए, 1 + 1/2 अगर आप करते हो, अगर पावर्स की बात कर रहे हैं तो कितना आता है बेटा, 3/2 आता है। कितना आएगा, 3/2। मतलब इनके पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर दिए। तो अब इनके पावर को ऐड करिए, चलिए। तो ऊपर आपका हो जाएगा ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आपका k को हम बाहर कर दे रहे हैं, q को अलग कर दे रहे हैं और 2 को l के साथ मल्टीप्लाई करें। आपको पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें द्विध्रुव से मतलब है, द्विध्रुव का वैल्यू होता है Q2L। अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा, L² प्लस R² के पावर 3/2। क्या हो जाएगा, पावर 3/2। क्यों, क्योंकि इनके पावर आपस में जुड़ जाएंगे। चूँकि हमें पता बेटा P की वैल्यू आपको याद है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है 2Q × 2L। मतलब यहाँ से ये हटेगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, P। तो E की वैल्यू आपको मिल गई P, E की वैल्यू आपको क्या मिल गई, KP अपॉन में। अब देखिए यहाँ पे अपॉन में ये L² प्लस R² के पावर 3/2। जो काम हमने निरक्षीय स्थिति के लिए किया था वही काम आप फिर करोगे। जो काम हमने निरक्षीय स्थिति के लिए किया था वही काम आप दोबारा फिर से करोगे, हैं, करोगे ना। जो काम हमने किया था वही काम दोबारा आप निरक्षीय स्थिति के लिए करो। क्या लिखोगे, L is too much smaller than R। L बहुत छोटा है। अब कोई चीज़ अगर छोटी होती तो उसका स्क्वायर और छोटा होता, जो मैंने आपको बताया था। तो अब E की वैल्यू क्या हो जाएगी, KP अपॉन में क्या बचेगा, सिर्फ R बच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा R के पावर 2 होल के पावर 3/2। अब आप ध्यान देंगे जब ऐसा होता है, जैसे A के पावर, जैसे x के पावर m होता है और उसके पावर n होता है, तो आप क्या करते हो, x × m × n करते हो, ये करते हो ना, पावर का मल्टीप्लाई करते हो। तो अब आप 2 आपका अंदर 2 है, बाहर 3/2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 3। तब आपके पास जो E की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी,
के पी अपॉन में आर के पावर 3, जहाँ के की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो जाएगा पी अपॉन में आर क्यूब। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका बड़े ही आसानी से हमने आपके इस टॉपिक को क्लियर कर दिया। समझ में आया? तो ये आपका फार्मूला। अब देखिए दोनों फार्मूले में डिफरेंट क्या है। अक्षीय में आपका फार्मूला था निरक्षीय, अक्षीय में आपका फार्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब, और निरक्षी में 2 गायब है। बस इतने अंतर है, अगर आपको याद रखना है। अगर एक आपको याद है दूसरा नहीं याद है, तो एक में 2 का मल्टीप्लाई है और एक में 2 का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, समझ में आया? इसे आप कर लीजिए नोट। चलिए, तो वैद्युत ध्रुव आपको समझ में आ गया। वैद्युत ध्रुव के 2 टॉपिक खत्म हो गए। तीसरा और आखिरी टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में आघूर्ण पर बल द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल। चलिए, मान लीजिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है, मतलब ई ऐसे है। मान लीजिए ई जो है प्लस से आ रहा है, ठीक ऐसे आ रहा है। इस पे एक द्विध्रुव है ऐसे, ठीक, एक के पास माइनस क्यू है और एक के पास प्लस क्यू है। एक के पास क्या है बेटा माइनस क्यू है, एक के पास प्लस क्यू है। ठीक है, अब देखिए एक के पास प्लस क्यू है, एक के पास क्या बेटा माइनस क्यू है। प्लस क्यू है तो बल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इंटू ई, याद होगा। तो इस फॉर्मूले पर जो फोर्स लगेगा इसकी दिशा इसी डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी कि दिशा जो है ई पर निर्भर है। एफ की दिशा किस पर निर्भर है, ई, और प्लस से जो है ई प्लस से जो है वैद्युत क्षेत्र की बाहर निकलती है। ठीक, तो इसके कारण यहाँ पे जो बल इस पे लगेगा वो हो जाएगा क्यू ई। अब यहाँ पर क्या बेटा माइनस क्यू है, यहाँ पर क्या है, यहाँ इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस क्यू है। तो इस पर जो बल लगेगा वो भी बल इधर ही लगेगा, लेकिन यहाँ पे जो बल हो जाएगा माइनस क्यू ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, माइनस क्यू ई के बराबर होगा। तो जो नेट फोर्स इस पर काम करेगा, इसका मान लीजिए ये आपका जो है F1 है और ये आपका मान लीजिए वैल्यू जो है F2 के बराबर है। तो जो नेट फोर्स इस पर काम करेगा वो क्या करेगा, F1 प्लस F2। चलिए, F1 की वैल्यू क्यू ई, ठीक। अब ये माइनस होगा, माइनस क्यों होगा, देखिए आवेश के वैल्यू के कारण माइनस नहीं हो रहा, बार बार बताया वो, ये इसकी दिशा विपरीत है, इसके कारण इसको हमने माइनस माना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू ई, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी भी द्विध्रुव को रखोगे तो उस पर जो लगने वाला जो बल होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए, समझ में आया? एक रखोगे तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक चीज़ याद रखिए, भले बल बराबर होगा, बल इधर भी लगेगा इधर भी समान लगेगा, लेकिन एक चीज़ होगा, इसके अंदर घुमाव होगा। एक चीज़ इसके अंदर क्या होगा कि घुमाव होगा। जैसे मान लीजिए आप कभी भी कोशिश करिएगा, देखिए अगर कोई भी वस्तु, डस्टर कहाँ है, और नहीं, चलिए कोई बात नहीं, कोई भी वस्तु अगर आपका ऐसे रोटेट कर रही है तो याद रखिएगा कि ये बल दोनों बराबर होना चाहिए। हमेशा देखिए, अगर आप किसी चीज़ को घुमा रहे हो ऐसे, तो आपके दोनों तरफ से बल बराबर। अगर आप नीचे ज़्यादा खींच दो, ऊपर ज़्यादा फेंक दो, तो वो कभी भी घूम नहीं पाएगी। तो चूँकि बल 0 है, बल 0 नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बल 0 नहीं है, कुल बल 0 है। बल आपका 0 नहीं है, बल तो उस पर काम कर ही रहा है, लेकिन जो कुल बल है वो आपका क्या है, 0 है। तो चलिए पहले हम उसका फिगर बना देते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं,
इस पे लगने वाले बल आघूर्ण के मान की गणना करते हैं। बल आघूर्ण को इंग्लिश में हम लोग टॉर्क कहते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा टाउ से। इसकी जो फॉर्मूला होती है, एक बल, जो भी इसमें एक बल काम कर रहा है, एक बल, जो भी इसमें आपका बल काम कर रहा है उसका हम लोग एक बल लेंगे, और दोनों बलों के बीच, जो भी दो बल आपके काम कर रहे हैं, दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी, क्या रखेंगे? लंबवत दूरी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। आप लोग पढ़े नहीं, आपके लिए एकदम नया चीज़ है। टॉर्क क्या होता है? जब किसी चीज़ को घुमाते, पढ़े होगे आप लोग 11th में, जब आप लोग वृत्तीय गति के बाद एक घूर्णन गति के बारे में पढ़ रहे होगे, तब आपने इसको पढ़ा होगा। तो टॉर्क निकालने के लिए कोई एक बल हम ले लेते हैं। पहले तो हम पहले इनके बीच की दूरी ले लेते हैं। अब आप दूरी किसको रखना चाहते हैं? इसको रखना चाहते हो कि इसको? ये आपको सोचना होगा। अगर आप इसको दूरी रखना चाहते हो तब थीटा आपको इधर बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको लंबवत दूरी बनाते हो तो थीटा आपको इधर रखना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए, तो दूरी इन दोनों के बीच के क्या बेटा? AC है। तो चलिए AC करेंगे। मान लीजिए हम साइन थीटा यूज़ करते हैं। साइन थीटा अगर हम ले लें तो साइन थीटा के सामने परपेंडिकुलर, मतलब आपका क्या हो गया बेटा? AC और AC अपॉन में क्या होगा बेटा? AB। चलो, AB की वैल्यू क्या बेटा? 2L है। कितनी है? 2L है। इसको हम इधर गुणा कर देंगे तो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? आपके लिए AC हो जाएगा। चलो, बीच की दूरी हमारी निकल गई। अब हम, ये हमारा काम था कि किसी तरह हम बीच की दूरी AC निकाल लें। हमारे पास AC आ चुका है। अब टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा बेटा? दोनों के बीच का एक बल कौन है इसमें से? QE ले लेते हैं। और दोनों बलों के बीच की दूरी हमने कितना लिया? दोनों बलों के बीच की दूरी कितनी है बताइए? दोनों बलों के बीच की दूरी है आपकी बेटा 2L साइन थीटा। कितना है? 2L साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टम करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख दें, Q 2LE साइन थीटा लिख दें ऐसे। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? बल आघूर्ण के बराबर, मतलब ये P में बदल जाएगा और ये हो जाएगा PE साइन थीटा। मतलब किसी भी बल के आघूर्ण के कारण जो लगने वाला टॉर्क होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? PE साइन थीटा के बराबर होती है। अब PE साइन थीटा का मतलब क्या है? P भी आपका देखिए, बल आघूर्ण भी आपका क्या है बेटा? दिशा वाला है। E भी आपका क्या है बेटा? दिशा वाला है, मतलब सदिश है। तो टॉर्क का फॉर्मूला हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P क्रॉस E। अब क्रॉस क्यों लगाए, डॉट क्यों नहीं लगाए? कि देखिए, कॉस में साइन आता है और डॉट में क्या आता है बेटा? कॉस। क्रॉस में साइन की प्रोडक्ट आता है। जैसे आपने पढ़ा होगा A क्रॉस B की वैल्यू क्या थी? AB साइन थीटा, ये थी ना। तो इसी तरह ये वैल्यू। अब टॉर्क का काम क्या है? टॉर्क का काम यही है कि यहाँ पे जो बल आघूर्ण हैं, दोनों के ऊपर लगने वाला बल, इस पे लगने वाला बल और इस पे लगने वाला बल समान है, परंतु अब इसको क्या करेगा? घुमाएगा। अगर किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को, मतलब डाइपोल को, अगर हम उसको किसी भी एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें? एक समान वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो वो उसको क्या करेगा? उस पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 मतलब वो उसको आगे या उसको पीछे नहीं ले जाएगा, लेकिन उसको वहीं पर रोटेट कर देगा। मतलब वहीं पर रोटेट, कब तक रोटेट करेगा? जब तक, अब ये रोटेट कब तक करेगा? जब तक आपका द्विध्रुव इस तरह ना बन जाए। ऐसा नहीं कि लगातार घुमाता रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं होगा, इस बात को समझिए। ऐसा क्यों नहीं होगा कि वो पूरी तरह से क्यों नहीं घुमाएगा? देखिए, ये आपका वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं मान लीजिए ऐसे हैं और ये आपका द्विध्रुव है। तो इस पे अगर प्लस क्यू है और इस पे आपका माइनस क्यू है, तो इस पे लगने वाला एक बल कहेगा चलो मेरी तरफ, और इधर लगने वाला बल कहेगा चलो मेरी तरफ। बोलो, अब एक आदमी उधर जाना चाह रहा है और एक आदमी खींच कर इधर लाना चाह रहा है, तो अब इसके अंदर ना कोई मोशन होगा, नहीं होगा, और ना ही इनके ऊपर कोई टॉर्क काम करेगा। अब याद, ना ही इनके ऊपर कोई टॉर्क, क्यों नहीं टॉर्क काम करेगा? कि टॉर्क तभी काम करता है जब लगने वाला बल ऐसा हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक, समझ में आ रहा है?
तो टॉर्क तभी लगेगा जब ये कुछ एंगल पे हो और इस तरह का हो। ऐसे कंडीशन पर टॉर्क काम नहीं करता है। ठीक है, इसे नोट कर लें।